Outgrowth of with a stalk. Stalk is not necessary because sessile polyps are also there. So in a more simplified way, you can say it is a mucosal outgrowth, or it is a growth arising from edematous and prolapsing of the mucosa anywhere in the body. Okay. So for polyp, one thing is important, that is some sort of inflammatory trigger should be there. All right. So in ENT, we will be dealing with nasal polyposis. Okay. So what is nasal polyposis? Again, it is formation of polyps inside the nose, caused mainly due to edema of those nasal mucosa, leading to prolapse of the mucosa. Okay. So पॉलिप दो तरह के होते हैं नेजल पॉलिपोसिस. वन इज एनीबॉडी एंट्रोक्वानल पॉलिप एंड वन इज ethmoidal polyposis. So there is a OSCE chart also. OSCE card is also there regarding this question only. So कुछ we will be discussing the etiopathogenesis, उसका इन्वेस्टिगेशन क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, साइड बाय साइड उस चार्ट में क्या क्या पूछा जा सकता है ये भी हम डिस्कस करेंगे. ओके. सो दो तरह के पॉलिप्स हैं, वन इज एंट्रोकॉनल, वन इज सेकेंड वन इज इथमोइडल पॉलिपोसिस. क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगा इसका. ठीक है. What are the other things that look like that polyp? सबसे पहले, हाँ वेरी गुड, किसने बोला, बोलो. ब्लॉब ऑफ म्यूकस, सबसे पहला म्यूकस प्लग है, वो भी मिमिक करेगा पॉलिप के तरह देखने में. ठीक है. दूसरा, एनी एनलार्जमेंट ऑफ द टर्बिनेट्स, be it inferior turbinate or middle turbinate. ठीक है. तीसरा जो इसने बोला, some sort of malignant conditions can also mimic the feature of the polyp. और चौथा एक और होता है, वो एज ग्रुप पे डिपेंड करता है. It doesn't look exactly like a polyp, but it can be kept as a DD. That is what? Angiofibroma. ठीक है. तो ये चार जो हैं DDs हैं, आपसे 2 या 3 पूछा जाएगा. पहले तो इसका डायग्नोसिस क्या है वो पूछा जाएगा, फिर DDs क्या हो सकती हैं इसका ये पूछा जाएगा. ओके. सो हाउ डज द पॉलिप लुक लाइक, हाउ विल यू जस्ट इलस्ट्रेट इट, कैसा दिखता है वो. फर्स्ट ऑफ ऑल कलर क्या है, पेल. अगर फ्लैशी हो गया, रेड हो गया, तो पॉलिप होने के चांस कम है. इसीलिए एंजियोफाइब्रोमा को हम लास्ट में रख लें, एंजियोफाइब्रोमा मैलिग्नेंसी को हम लास्ट में रख लें, क्योंकि वो रेडिश, पिंकिश इस टाइप के कलर्स के होते हैं. ठीक है. तो पेल होगा. ठीक है. ग्रेप लाइक फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स टाइप के नज़र आ सकते हैं, या सॉलिटरी नज़र आ सकता है. ठीक है. उसमें और हम ऐड कर सकते हैं कि इट इज़ insensitive to touch as well as doesn't bleed on touch. ठीक है. उसमें वो टच करने से पेन नहीं होगा, लेकिन उसको टच करने से ब्लड भी नहीं निकलेगा. ये दोनों चीज़ जो है मैलिग्नेंसी में पॉजिटिव हो जाएगा. टच करने से पेन भी होगा, ब्लड भी निकलेगा. और एंजियोफाइब्रोमा को इट इज़ कॉन्ट्राडिक्टरी टू टच इट. टच करोगे तो प्रोफ्यूसली ब्लीड करेगा. ठीक है. तो ये कुछ पॉइंट्स है कि आपको डिलिनिएट करना है कि वो क्या है, फॉर और अगेंस्ट. ठीक है. अब म्यूकस है, जो म्यूकस ब्लॉब है उसको आप टच करोगे तो अपने आप वो क्लियर हो जाएगा, उसके बाद नॉर्मल एनाटॉमी दिखेगा. ठीक है. अब ये हुआ तुम्हारे ऑस्की कार्ड के क्वेश्चंस. ओके. अब आते हैं हम लोग एंट्रोकॉनल पॉलिप पे. तो व्हाट इज एन एंट्रोकॉनल पॉलिप.
एंट्रोक्वानल पॉलिप, मतलब एंट्रम, एक ही एंट्रम है यहाँ पे फेस में, दैट इज द मैक्सिलरी एंट्रम। एंट्रम से अराइज करता है, और कोना, कोना मतलब वेरी गुड, पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ द नोज, दैट इज कॉल्ड एज द कोना। ये एंटीरियर नेयर्स और पोस्टीरियर नेयर्स, पोस्टीरियर नेयर्स इज द कोना, तो वहाँ की तरफ जा रहा है वो, ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एंट्रोक्वानल पॉलिप। ऑब्वियसली इट विल ट्रांजिट द नोज ऑल्सो टू रीच दैट प्लेस, ठीक है। अब उसके बाद वो नेजोफेरिंक्स में भी पहुंच सकता है, ठीक है। तो ये उसके पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंट्रल पार्ट, एक होता है नेजल पार्ट, एक होता है क्वानल पार्ट। उस फोटो में वो भी है, उसके पार्ट्स भी आपसे बोला जा सकता है कि इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ठीक है, एंट्रल पार्ट, नेजल पार्ट, क्वानल पार्ट, ठीक है, ओके। अब आते हैं कि कौन से एज ग्रुप में कॉमन है ये, बच्चों में कॉमन है, ओके, ठीक। इटियोलॉजी में आते हैं, किस चीज़ से होता है ये, मेनली इन्फेक्टिव इटियोलॉजी combined with some sort of allergy, but mainly infective etiology, ठीक है। रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं बच्चों में, तो उसके वजह से ये पॉलिप अराइज कर सकता है, ओके। अब दोनों तरफ होता है, एक तरफ होता है, इट इज यूजुअली यूनिलैटरल बाय एंड लार्ज, ठीक है, एक ही तरफ होता है, ठीक है। फीचर्स क्या होंगे पेशेंट को, सिम्टम्स, यूनिलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, वन ऑफ द कॉजेज ऑफ यूनिलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, प्रोवाइडेड द पॉलिप हैज नॉट एंटर्ड द नेजोफेरिंग्स। अगर वो नेजोफेरिंग्स में चला गया तो क्या होगा, दोनों तरफ का कोना ब्लॉक हो जाएगा, बायलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, a few causes of unilateral nasal obstruction, a few causes of bilateral nasal obstruction, ठीक है। तो एक हो गया नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, दूसरा इटियोलॉजी क्या था, तो क्या होगा, बार बार उसको राइनाइटिस, नेजल डिस्चार्ज, डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज, और फ्लैम निकल रहा है, स्पूटम, फ्लैम मतलब जो नाक वाला जो स्पूटम है वो निकल रहा है, ओके। और एक साइड का फेशियल पेन, ठीक है, हेवीनेस की वजह, एक साइड का फेशियल हेवीनेस या फेशियल पेन, ब्लड बहुत कम है लेकिन यू कैन कीप इट, कि ओकेजनल एपिस्टैक्सिस कैन आल्सो बी देयर, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द हाउ विल यू आइडेंटिफाई इट, कैसे पता करोगे, एक तो एग्जामिनेशन, एंटीरियर राइनोस्कोपी, उसके साथ पोस्टीरियर राइनोस्कोपी। एंटीरियर से तो एंटीरियर पार्ट दिखा, कौन सा पार्ट दिखेगा, नेजल पार्ट दिखेगा, एंट्रल पार्ट नहीं दिखेगा, वो तो एंट्रम में है, ठीक है, और वो भी बहुत दूर दिखेगा। बस ये जो फीचर्स हमने डिस्कस किए, ग्लिसनिंग सा, पेल सा, ठीक है, एक स्वेलिंग दिख रहा है, ठीक है, सम पस might be there in the metastasis, that can also be there। और दूसरा चीज़ क्या देखना है हमें, पोस्टीरियर राइनोस्कोपी करके, कि पोस्टीरियर राइनोस्कोपी में नेजोफेरिंग्स में कोई इस तरीके का कोई मास है कि नहीं, ठीक है। तो ये तो एग्जामिनेशन हुआ। इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा, पहला क्या होगा, CT स्कैन इज अ डेफिनेटिव, फर्स्ट एक्सरे, ठीक है, एक्सरे, अगेन हेजीनेस इन द साइड ऑफ द मैक्सिलरी साइनस, और ओपेसिटी इनसाइड द उस वाले नॉस्ट्रिल में, ठीक है, ये दिखेगा। अच्छा, अब CT स्कैन पे आते हैं, अगला टेस्ट, उसमें क्या दिखेगा, CT का बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, हाँ, उस पर MCQs पूछे जाते हैं, क्या दिखेगा उस पर, CT को हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा कि कोई एंजियोफाइब्रोमा वगैरह तो नहीं है उससे,
तो एक तो कॉन्ट्रास्ट से पता चलेगा, इसमें कॉन्ट्रास्ट एनहेंसमेंट होगा एंजियोफाइब्रोमा में, क्योंकि वो ब्लड फिल्ड है, ठीक है। उसके साथ अगर नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी भी है तो भी हम एंजियोफाइब्रोमा, और इसमें थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कैसे? देखो, नेजोफेरिंग्स में बहुत तरह के स्वेलिंग हो सकते हैं, एक एंजियोफाइब्रोमा भी वहाँ जा सकता है, खुद एडिनॉइड हो सकता है, हाइपरट्रॉफिक एडिनॉइड्स, हाँ, और एक ये हो सकता है। तो कैसे डिस्टिंग्विश करोगे तीनों चीज़ के बीच में? सब कुछ नेजोफेरिंग्स में है। एनीबॉडी? सब नेजोफेरिंग्स में अंदर में एक मास है। मैंने बोला फुली ऑक्यूपाइड नेजोफेरिंग्स। कोई सीटी में कैसे पता करोगे? पेडिकल तो ठीक है, नेजोफेरिंग्स में अगर है वो तो उसको कैसे करके वो करेंगे? मान लो ऐसा कट दिया नेजोफेरिंग्स में, बस। सीटी में तो बहुत सारे कट्स होते हैं ना, नोज वाला कट नहीं दिया, नेजोफेरिंग्स वाला दिया मान लो। उसका तरीका है, हम देखेंगे कि उस मास के पीछे कोई एयर कॉलम है कि नहीं, ठीक है। अगर कोई रिम ऑफ एयर कॉलम है, इसका मतलब वो मास पोस्टीरियर वॉल से अटैच नहीं है, इसका मतलब एडिनॉइड अलग हो गया। अब एंजियोफाइब्रोमा या ये बचा, ठीक है। अब उसको हम कॉन्ट्रास्ट एनहांसमेंट से अलग कर सकते हैं कि उसमें कोई ब्लड फील्ड है या नहीं, ठीक है। सो डीडी ऑफ मासेस इनसाइड द नेजोफेरिंग्स में आपको ये सब दिमाग में रखना है। क्या 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 हो सकता है डीडी में? एंजियोफाइब्रोमा जा सकता है, और एडिनॉइड हो सकता है, और कॉर्नल पार्ट ऑफ द एसी पॉलिप, ठीक है। और नेजोफेरिंग्स में एक और सिस्ट होता है, थॉर्नवॉल्ड सिस्ट बोलते हैं, वो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम डिलिनिएट कर सकते हैं एज अ, मतलब जब आप पेशेंट्स देखोगे एज अ एमबीबीएस ग्रेजुएट, आपको फाइंडिंग्स को इंटरप्रेट करना आना चाहिए कि ये जो दिख रहा है ये क्या हो सकता है। You need not make a complete diagnosis, but at least you should have some idea कि ये 3-4 चीज़ों से में कुछ होगा, based on the age group, unilaterality, bilateral है, unilateral है, किधर है, कहाँ उसका अराइज कर रहा है, और क्या क्या उसके फीचर्स दिख रहे हैं उसमें, ठीक है। ओके, अब ट्रीटमेंट क्या होगा? रिमूवल ऑफ द पॉलिप। कैसे रिमूव करोगे? अभी जो चल रहा है करंट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एंडोस्कोपिक रिमूवल, जिसको हम लोग फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी भी कहते हैं, ठीक है। पहले कालवेल लुक भी किया जाता था, ठीक है। अभी हम लोग उतना नहीं करते, हम फेस पे ज़्यादा प्रिफर करते हैं, ठीक है। अब आता है इसका रिकरेंस रेट। रिकरेंस हो सकता है इसमें, अगर हम इसको अच्छे से निकालें तो रिकरेंस के चांसेस कम हैं, ठीक है। क्योंकि ये अराइज कहाँ से कर रहा है? मैक्सिलरी ऑस्टिया वाले पार्ट से कर रहा है, फ्रॉम द एंट्रम साइड, ठीक है। तो अगर हम वहाँ से इसका जो अटैचमेंट है उसको प्रॉपरली हम उसको निकाल दें, और एक एंट्रम का वाइड ओपन एंट्रोस्टोमी कर दिया जाए, एंट्रम का जो ओपनिंग इनटू द नोज है उसको अगर हम वाइडन कर दें, ठीक है, ताकि कोई सिक्रीशन ना जमे, जो इन्फेक्शन इसका इटियोलॉजी है वो ना वहाँ पे पेंट अप हो, तो रिकरेंस चांसेस आर वेरी लेस, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरे वाले पे, इथमोइडल पॉलीपोसिस। इसका क्या नाम है? इथमोइडल, ठीक है, इथमोइडल साइनस, ठीक है। कितने होते हैं इथमोइडल साइनस? बहुत सारे होते हैं, इसीलिए ये मल्टीपल होता है, ठीक है। वो क्या होता है? सॉलिटरी, एक तरफ ये होता है। याद करने का तरीका, एक चीज़ याद रखो, सब अपने आप याद रहेगा। ये मल्टीपल साइनस, इथमोइड बहुत सारे होते हैं, एंटी इथमोइड, पोस्टीरियर इथमोइड, 10 से 15 के आसपास होते हैं टोटल। तो इन सब साइनसेस से ये अराइज कर सकता है, तो इसको कहते हैं, ये मल्टीपल इसका ओरिजिन है। अब इथमोइड दोनों तरफ होता है नेजल कैविटी के अंदर, तो
इसलिए बोथ साइड से होगा, वो एक तरफ है, ये दोनों तरफ है, ठीक है। इसका इटियोलॉजी क्या है? इसके इटियोलॉजी में मेनली एलर्जी है, ठीक है, मेनली एलर्जी और सम कंडीशंस जिसको हम सिंड्रोम्स कहते हैं, सिंड्रोमिक कंडीशंस, ठीक है। सिंड्रोमिक कंडीशंस पे आपका बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से सिंड्रोमिक कंडीशंस में नेजल पॉलिपोसिस होता है। तो वो पॉलिप कौन सा होगा? इथमोइडल पॉलिप, वो एंड्रोकोनल वाला नहीं होगा, ठीक है। जैसे कार्टर जीनियर सिंड्रोम में होता है, यंग सिंड्रोम में होता है, ठीक है, ऐसे करके कुछ सिंड्रोम्स है उसमें हो सकता है, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में होता है, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है? उससे क्या होता है? ठीक हो जाता है, क्यों होता है? वही तो, क्लियरेंस नहीं होता है, क्यों होता है? क्या इफेक्ट हो रहा है जिसकी वजह से ये? वेरी गुड, सिलियरी डिस्काइनेसिया होता है, ठीक है, सिलियरी डिस्काइनेसिया होता है। तो नोज़ में अगर सिलियरी डिस्काइनेसिया हो गया तो नोज़ का तो फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कि पूरी जो म्यूकोजल ब्लैंकेट है, जो म्यूकस ब्लैंकेट है, वो एंटीरियर टू पोस्टीरियर सिलियरी मूवमेंट से चल रहा होता है। तो अगर उसमें हैम्पर हो जाएगा, स्टैसिस होगा, इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे, पॉलिपोसिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये जो सिंड्रोम्स हैं, सिंड्रोम्स के कुछ ट्रायड हैं, ये सब है, वो खुद से उसको याद कर लेना। सैम्पटस ट्रायड क्या होता है? ये इस बार के सप्ली एग्जाम में आया था, ठीक है, एक बार नहीं, एक ही पेपर में 2 बार आया था, ठीक है। तो सिंड्रोम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिंड्रोम्स एंड इट्स फीचर्स, क्या क्या उसमें होता है। पॉलिप सब में कॉमन है, लेकिन उसके साथ क्या होता है? एस्पिरिन सेंसिटिविटी है, एस्थमा है, कौन से वाले में कौन सा, सैम्पटस ट्रायड में क्या क्या, ये तीनों होते हैं। उस तरीके से उसको पढ़, दैट इज योर होमवर्क है, गो थ्रू एंड रीड देम। उनका एक निमोनिक बनाओ, उसको याद रखना है, ठीक है, ओके। तो इसका कॉज हुआ मेनली एलर्जी अलॉन्ग विथ सम सिंड्रोमिक कंडीशंस और मल्टीफैक्टोरियल कंडीशंस, ठीक है। चलो, सिम्टम क्या होगा? इसमें बायलेटरल होगा, उसमें क्या हो रहा था? यूनिलैटरल हो रहा था, क्वाना में जाने से बायलेटरल हो जा रहा था, नेजोफेरिंग्स में जाने से बायलेटरल हो रहा था, इसमें लेकिन बायलेटरल होगा स्टार्टिंग से, ठीक है। और उसके साथ चूंकि एलर्जी से है, वो सारे फीचर्स होंगे, स्नीजिंग, उसके बाद रिकरेंट नेजल डिस्चार्ज, ये सब, ठीक है, ओके। अब आते हैं हम लोग इस पर इन्वेस्टिगेशन, क्या करोगे? एक्सरे, इसमें ज़्यादा ज़रूरी सीटी है, ठीक है। सीटी क्या एडवाइस करोगे पेशेंट को? सीटी करा क्या हो, कहाँ का? हम बोलेंगे नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी या नॉन कॉन्ट्रास्ट कंप्यूटर टोमोग्राफिक स्कैन ऑफ नोज एंड पैरानेजल साइनस, ठीक है। नॉन कॉन्ट्रास्ट क्यों? क्योंकि हमने एग्जामिनेशन में देख लिया है, वो पेल है, सब फीचर्स उसके वैस्कुलर लीजन की तरह नहीं है, इसलिए हम नॉन कॉन्ट्रास्ट करा रहे हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट इज अगेन सर्जरी, बस डायरेक्ट सर्जरी। इसमें हम देंगे सर्जरी के पहले भी हम उसको मेडिकेशन कुछ देंगे, जैसे कि उसके एलर्जी को मैनेज करने के लिए, फॉलोड विद फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। पोस्ट सर्जरी भी हम उसको मेडिकेशंस के ऊपर रखेंगे। क्या क्या होते हैं एलर्जी के मेडिकेशंस? सिस्टमिक एंटीहिस्टामिनिक्स, और क्या होता है? एंटीहिस्टामिनिक क्या कर रहा है? ठीक है, क्या कर रहा है, क्यों दे रहे हैं उसको?
एंटीहिस्टामिनिक क्या करेगा? अरे वो करता क्या है? इट इंक्रीजेज द सिक्रीशंस ना, ठीक है। तो तुम उसके सिक्रेटरी फंक्शन को रिड्यूस करना चाह रहे हो, ठीक है, उसके लिए एंटीहिस्टामिनिक दे रहे हो। उसके साथ हम देंगे एक डीकंजेस्टेंट, ताकि ब्लड फ्लो भी, जो एनगॉर्जमेंट है वो भी कम हो। तो एंटीहिस्टामिनिक विद अ डीकंजेस्टेंट, ठीक है। उसके अलावा ये तो हुआ तुम्हारा सिक्रेटरी उसको कंट्रोल करने का, ठीक है। उसके बाद आता है एलर्जी, उसको कैसे करोगे? ल्यूकोट्राइन, जैसा कि पढ़े हो ना, देते हैं मॉन्डिलुकास। आप उसको इम्प्लाई करो, क्यों दे रहे हैं उसको, कहाँ पे एक्ट कर रहा है वो, पढ़े हो फार्मा में, ऐसे भी लेवल्स देखे हो, तो अब उसको इम्प्लाई करो। अब देते हैं हम उसके साथ ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, ताकि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो है इनिबिट हो, ठीक है। तो हम मल्टी लेयर टारगेटिंग कर रहे हैं उसमें, ठीक है। इसके साथ और क्या दे रहे हैं हम लोकल स्टेरॉयड, टॉपिकल स्टेरॉयड, और कुछ केसेस में सिस्टमिक स्टेरॉयड भी दे रहे हैं। उससे क्या होगा? अगेन एंटी इन्फ्लेमेटरी, ठीक है। और अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उसके अंदर इन्फेक्शन भी हो रखा है, तो हम उसके साथ बाय एंड लार्ज वी गिव एन एंटीबायोटिक, वी हैव अ वेरी लो थ्रेशोल्ड फॉर दैट, हम दे देते हैं, क्योंकि वो हमारे पास जिस स्टेज में आएगा वो अंदर इन्फेक्शन होगा ही होगा, ठीक है। तो कौन सा एंटीबायोटिक? ब्रॉड स्पेक्ट्रम, उसके लिए पता होना चाहिए कि साइनसेस के इन्फ्लेमेशन में कौन सा ऑर्गेनिज्म जमता है, मोस्ट कॉमनली कौन सा ऑर्गेनिज्म मिलता है, वो आज का होमवर्क है। साइनोसाइटिस के मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिजम्स, तब ना आपको ससेप्टिबिलिटी पता होगा क्या देंगे हम, ठीक। तो स्टेरॉयड में हम क्या देते हैं? प्रेडनिसोलोन, फ्लूटिकासोन आता है एक मॉलिक्यूल, वो देते हैं, ठीक है। तो हम सर्जरी के बाद क्यों स्टेरॉयड दे रहे हैं? ट्रॉमा से थोड़ा ना, ट्रॉमा इटियोलॉजी थोड़ा ना इसका, इन्फेक्शन भी इसका इटियोलॉजी नहीं है। इन्फेक्शन के लिए हम एंटीबायोटिक देते हैं ना, स्टेरॉयड क्यों देंगे? Surgery doesn't lead to eradication of the disease. What it does is it facilitates जो पॉलिप्स ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे थे मेडिकेशंस को चारों तरफ पहुंचने में, ठीक है, अब जो मेडिकेशन है प्रॉपरली चारों तरफ पहुंचेगा, क्योंकि वो हिंड्रेंसेस हमने रिमूव कर दिया है। अब म्यूकोसिलियरी मैकेनिज्म को स्टैब्लिश होने में इट विल हेल्प इट आउट, ठीक है। सामने बड़ा सा पॉलिप है, स्प्रे मारे पड़े उसके ऊपर, उसके पीछे जो चल रहा है पैथोजन तो चल ही रहा है ना, वहाँ तो पहुँच नहीं रहा है। आपने उसको रिमूव किया सर्जरी में, उसके पीछे का जो डिजीज म्यूकोजा है उसको रिमूव किया, जो हेल्दी म्यूकोजा है उसको छोड़ दिया, उस पर अब ये मेडिकेशंस प्रॉपर काम करेंगे। दैट इज वाई पोस्ट ऑप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन इथमोइडल पॉलीपोसिस। पोस्ट ऑप मेडिकेशन आपको बहुत अच्छे से देना है, पेशेंट को उस हिसाब से काउंसल करना है कि सर्जरी एक पार्ट है, उसके पार्ट नेक्स्ट पार्ट है, उसमें आपको मेडिसिन प्रॉपरली लेने होंगे, स्प्रे होगा, ये जो भी है, ठीक है।